हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन एंड कैटल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं वही टॉपिक पढ़ने वाली हूँ एंड अलोंग विद मी मैं आपको भी बताऊँगी कि मुझे क्या क्या समझ आ रहा है इस टॉपिक से। तो जैसे कि एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन है हमारा टॉपिक, तो उससे पहले हमें सिंक्रोनाइजेशन से पहले पता होना चाहिए कि एस्ट्रस होता क्या है। ठीक है, तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एज यू नो, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है एस्ट्रस साइकिल। अगर आप प्रीमेट्स की बात करें जैसे कि मंकीज़, एप्स, ह्यूमंस, और उनके अंदर भी फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनके अंदर होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो होती है। अगर आप ह्यूमंस, मंकीज, एप्स किसी की भी बात करें, ओके। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अकम्पनीड विद वेजाइनल ब्लीडिंग। बाकी की जो रेस्ट ऑफ ममलिया है उसके अंदर होता है एस्ट्रस साइकिल एंड उनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है। जैसे कि आप डॉग्स की बात करें, कैट की बात करें या कैटल की बात करें, सो साइक्लिक चेंजेस होंगे यूट्रस और ओवरीज में फीमेल्स की, दैट इज द एस्ट्रस साइकिल। हमारे सिलेबस में है एस्ट्रस साइकिल, और दैट टू हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर क्या है रिगार्डिंग कैटल है ना, हम कैटल फार्मिंग के रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम कैटल के हिसाब से ही इस चैप्टर को देखेंगे। तो अब हम आते हैं एस्ट्रस साइकिल के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती है। तो एस्ट्रस साइकिल के हमें 4 स्टेजेस देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले फर्दर 4 होंगी, पर पहले शुरुआत में 2 स्टेजेस होंगी। एक आ जाएगा हमारा फॉलिकुलर फेज़, एक होगा हमारा ल्यूटियल फेज़। ठीक है, तो अभी हम ल्यूटियल से या फॉलिकुलर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर हमें उसी हिसाब से सीक्वेंस में आके चलना होगा। मैं आपको फॉलिकुलर से ही स्टार्ट करके बताती हूँ। तो फॉलिकुलर स्टेज जो होता है, जो फॉलिकुलर फेज़ होता है, इसके अंदर बेसिकली ना एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ये। और जो ल्यूटियल फेज़ होता है ये प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब जो फॉलिकुलर फेज़ है इसके अंदर फर्दर आता है प्रोएस्ट्रस एंड एस्ट्रस, और जो ल्यूटियल फेज़ है इसके अंदर आता है मेटेस्ट्रस एंड डाइएस्ट्रस। प्रोएस्ट्रस में क्या होगा कि जो फॉलिकल्स होंगे वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने ओवरी का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल, इस तरीके से फॉलिकल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं और फिर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो ये किसके इन्फ्लुएंस में डेवलप होते हैं, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में डेवलप होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन मैंने आपको बताया था किस तरीके से एफएसएच एलएच रिलीज करवाता है। तो उसी हिसाब से तो एफएसएच जब ये रिलीज होगा ना, तो उसके इन्फ्लुएंस में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, और जैसे फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं ना, तो वो अपने अंदर से एस्ट्रोजन रिलीज करने शुरू हो जाते हैं। ओके, एंड जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो क्या होता है, हमें पता है एस्ट्रोजन से या प्रोजेस्टेरोन से क्या होता है, एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट होती है, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे प्रोएस्ट्रस फेज में। क्या क्या आया, फॉलिकल डेवलप होंगे किसके इन्फ्लुएंस में, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। एस्ट्रोजन सिक्रीशन करेगा कौन, ओवरियन फॉलिकल, जो कि डेवलप हुआ अभी अभी एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, राइट। तो एंडोमेट्रियम भी डेवलप होगी। फिर दूसरी हमारी स्टेज आती है एस्ट्रस। ठीक है, इसको हम हीट पीरियड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम कह देते हैं कि अब ये अपने ना हीट पीरियड में आ चुका है। तो इसमें क्या होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो रिलीज होते हैं। तो क्या होगा कि ओवरियन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा, मैंने बताया ना आपको। तो फिर क्या होगा कि विजिबल फिजियोलॉजिक चेंजेस होंगे। अब इसमें क्या हो सकता है कि मिक्चुरेशन करने लगेगा ऑर्गेनिज्म, उसका वुल्वा स्वेल हो जाएगा, या म्यूकस डिस्चार्ज होने लगेगा, मेल को सर्च करने लगेगा, माउंट करेगा, या किसी और ऑर्गेनिज्म पे माउंट हो जाएगा, या वेट करेगा कि कोई और एनिमल आके उसके ऊपर माउंट करे, तो इसके अंदर सेक्सुअल अर्ज होगी एस्ट्रस फेज में। इसके बाद आता है हमारे पास मेटेस्ट्रस। मेटेस्ट्रस में क्या होगा, ये हमारे किसके अंदर आ रहा है, आप देख सकते हो ल्यूटियल फेज के अंदर आता है। ल्यूटियल, ल्यूटियल जब आ गया तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एंड अलोंग विद दैट जब एलएच इंक्रीज होता है तो आपको पता होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। कैसी होती है, ओवुलेशन होती है और कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, राइट। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अलोंग विद दिस एक और चीज़ होती है, जो हमारा यूट्रस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, पीजीएफ 2 जो होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, विच इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन फैक्टर नंबर 2। ये हमारे आगे सिंक्रोनाइजेशन में पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। तो
ये याद रखिएगा, पीजीएफ2 रिलीज होता है, जहाँ कहाँ से रिलीज होगा, यूट्रस से रिलीज होगा, और कहाँ पे जाएगा, वीनस ड्रेनेज के थ्रू ओवरीज की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम की रिग्रेशन होना शुरू हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। वो डीजनरेट हुआ तो प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन हो जाएगा, और जब प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन होगा तो नेगेटिव फीडबैक स्टॉप हो जाएगा। मैंने आपको शायद बताया नहीं नेगेटिव फीडबैक के बारे में। जब यहाँ पर हमारा प्रोजेस्टेरस पीरियड में आपने देखा था ना कि किस तरीके से जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। तो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, होता जाता है, एक टाइम ऐसा आता है, ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं ना, ये ही एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कि स्टॉप आवर प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन को रोको, कम करो। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक जो इसको दे रहे थे ना, ये कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? कौन दे रहा था नेगेटिव फीडबैक? प्रोजेस्टेरोन दे रहा था ना। अगर प्रोजेस्टेरोन ही डिक्लाइन हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, राइट? तो इसके बाद क्या आता है? डाइएस्ट्रस पीरियड आता है। डाइएस्ट्रस पीरियड में क्या होता है? इसको पीरियड ऑफ रेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ऑर्गेनिज्म का जो यूट्रस है या जो भी फॉलिकल्स तो चलो उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से प्रोड्यूस करना, साइकिल जो अगर स्टार्ट हो जाएगा, बट यूट्रस अब रेस्ट पे आ जाएगा बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, जो एस्ट्रोजन होगा ना वो इंक्रीज होता है, दोबारा इंक्रीज होगा। हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा ना कैसे एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है ओवरियन फॉलिकल्स के थ्रू, तो वही होगा, एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, साइकिल दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, एक चेन की तरह ये कनेक्टेड है, तो इसी को तो साइकिल कहते हैं। जब फर्स्ट से लास्ट में और लास्ट से फिर फर्स्ट स्टेज पे तुम वापस आ जाओ। तो तुमने देखा कि 4 स्टेजेस हैं, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटेस्ट्रस, डाइएस्ट्रस। प्रोएस्ट्रस में डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। फॉलिकल डेवलप होंगे, फॉलिकल्स में से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन निकल गया। अब क्या होगा? एंडोमेट्रियम डेवलप हो गया। हमें पता है किससे डेवलप होती है, एस्ट्रोजन से होती है, प्रोजेस्टेरोन से भी होती है, लेकिन फॉलिकुलर फेज में हम बेसिकली एस्ट्रोजन के बारे में ही मेनली बात करेंगे। फिर एस्ट्रस पीरियड हो जाएगा, जिसको हम हीट पीरियड कहते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया सेक्सुअल अर्ज, मैच्योरेशन, वुल्वा स्वेलिंग, सर्चेस फॉर मेल, ये सब होगा। फिर मेटेस्ट्रस आ जाएगा। मेटेस्ट्रस किसका पार्ट है? ल्यूटियल फेज का है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। जो कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनेगा? ओवुलेशन के बाद बनेगा। तो इसी तरीके से ये साइकिल आगे आगे चलता जाएगा, और फिर डाइएस्ट्रस में पीरियड ऑफ रेस्ट आ जाएगा। तो एस्ट्रस साइकिल आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है दैट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एस्ट्रस साइकिल। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? किसी चीज़ को सिंक करना, एक साथ चलाना। हम सिंक्रोनाइजेशन क्यों करेंगे वैसे? हम अगर किसी कैटल फार्म में है, बड़े से कैटल फार्म में है, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी काउज हैं, हम चाहते हैं कि उनके एक साथ जो है हम वो बेबीज़ एक साथ डिलीवर करें, या उनके अंदर हम इंसेमिनेशन एक साथ करवाएं, या कुछ भी हम इसके लिए चाहते हैं। क्यों चाहते हैं हम ये? हम एक सेपरेट सेपरेट काऊ के पास जाकर नहीं वेट करेंगे कि कब हम इसकी इंसेमिनेशन करें, हम उसकी इंसेमिनेशन करें। या हो सकता है कि अलग अलग स्टेजेस में हो तो मैनेजमेंट मुश्किल हो सकती है, वेटनरी का कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है ना। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो अगर हम ये करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, तो हमारे लिए मैनेजमेंट में भी आसानी होगी, और आगे भी हमारे काम आएगा ये, ताकि क्योंकि इतनी सारी काउज हैं, उनकी वेट कॉस्ट भी डिक्रीज हो सकती है। उसके बाद काफ का इंटरवल कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट वगैरह भी इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन होती क्या है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि फीमेल्स आर मेड टू ओवुलेट विद इन शॉर्ट पीरियड एंड एट द सेम टाइम। एक तो जल्दी करवा दो, ऊपर से सेम टाइम पे करवा दो, ताकि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो की जा सके, ठीक है। तो ये होती है सिंक्रोनाइजेशन। इसके अंदर तुम्हें दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी वैसे, एक दिख रहा है प्रिड और एक दिख रहा है जीएनआरएच और पीजीएफ2। इसको बताने से पहले मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बता देती हूँ। सो द सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? एस्ट्रस और हीट सिंक्रोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग फीमेल मैमल्स टू कम टू हीट विद इन शॉर्ट टाइम। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया ना ये हीट पीरियड एस्ट्रस, तो दिस इस जगह पर हम इसको लेकर आते हैं फीमेल मैमल्स को बहुत कम टाइम के अंदर, दैट इज 36 to 96 आवर्स, एंड एट द सेम टाइम, और एक साथ लाएंगे सब ऑर्गेनिजम्स को, हम सब के सब जो मैमल्स होंगे हमारे पास, सबके सब जो हमारे पास फीमेल मैमल्स होंगे उनको एक साथ लाएंगे एट द सेम टाइम थ्रू यूज ऑफ हार्मोन्स टू फैसिलिटेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ताकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमें आसानी हो सके। ओके, अब क्या होगा? जो सेक्सुअली मेच्योर और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होगी, ठीक है, जो रिसेप्टिव होगी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, उसके अंदर ओवुलेशन होगी
टाइम्ड इंसेमिनेशन होगी और उसे यूज़ किया जाएगा डेयरी के लिए और बीफ कैटल के लिए। ओके, और ये होगा इवन विदाउट नेचुरल हीट पीरियड। हो सकता है उस टाइम उसका नेचुरल हीट पीरियड नहीं चल रहा हो, बट हम आर्टिफिशियली उसके अंदर हीट पीरियड को स्टार्ट करवा सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सिंक्रोनाइजेशन। अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें करनी है, कि दो मेथड हमें हमारी बुक में दिए गए हैं बेसिकली। सो देर आर टू मेथड्स विच इज प्रिड, विच इज प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस। इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको कॉर्पस ल्यूटियम बताया, राइट? तो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वहाँ पर, वो क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था, एम आई राइट? कर रहा था। तो इसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस। तो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, तो एक आर्टिफिशियल कॉर्पस ल्यूटियम का काम करेगा ये, ठीक है। तो इस स्प्रिड को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है जो फीमेल काउ होगी उसके वेजाइना में, और ये एक्ट करेगा एज कॉर्पस ल्यूटियम, जो हेल्प करेगा साइकिल को अरेस्ट करने में, साइकिल को वहीं का वहीं रोक कर रख देगा। इन द मीन टाइम, अब इसके बाद क्या होगा, बाकी काउज होंगी ना, उसको इस स्टेज पे पहुंचा जाएगा, या हो सकता है कोई कोई कऊ हो वो पहुंचने वाली हो, कोई पहुंच चुकी हो, तो उसका साइकिल को रेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ताकि एक साथ सब कुछ करा जा सके, एंड देन दिस डिवाइस इज रिमूव्ड, फिर डिवाइस को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे एक स्टिमुलेशन आती है। ओके, एंड ऑल मेड टू ओवुलेट, और सारी की सारी काउज होती है वो एक साथ ओवुलेट करती है। दूसरी डिवाइस है हमारे पास GnRH, जिसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और PGF2 यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन फैक्टर 2 भी कहा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन प्रोस्टाग्लैंडिन फैक्टर 2 मैंने आपको कुछ सेकंड पहले बताया, राइट? कुछ मिनट्स पहले। ओके, सो ये वाला मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसको इतना यूज़ में नहीं लाया जाता है, बट इट इज़ मोर इफेक्टिव बट मोर टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स ऑफ एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। इफेक्टिव तो ज़्यादा है, लेकिन ना इसका टाइम कंजप्शन भी ज़्यादा है। और जो इंजेक्शंस होते हैं इसके अंदर क्या किया जाता है, GnRH और PGF2, PGF2 इज प्रोस्टाग्लैंडिन फैक्टर 2, इसके जो इंजेक्शंस होते हैं ये डाले जाते हैं एनिमल्स के अंदर ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए, टू स्टिमुलेट। इससे क्या होता है कि बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है कि तुम ये चीज़ें प्रोड्यूस करो, इन कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करो, ठीक है। थोड़ा सा डालेंगे फिर थोड़ा सा डालेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो स्टिमुलेट होगी। सो इज एम्प्लॉयड टू मैनिपुलेट द साइकिल ऑफ मल्टीपल काउस। तो इससे भी काउस के साइकिल को मैनिपुलेट किया जाता है टू सिंच अप द टाइमिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, ताकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टाइमिंग को एक साथ किया जा सके, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को आप मोर प्रैक्टिकल वे में कर सकते हो, राइट? क्योंकि आप सब आपकी काउज होंगी एक टाइम पे डिमांड करेंगे कि अब हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चाहिए। क्यों करेंगे? क्योंकि तुमने साइकिल उनका एक जैसा कर दिया है। अब सेम टाइम पे तुम सबको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर सकते हो। अब क्या होगा कि वेटरनरी जो डॉक्टर होता है, ठीक है, तो वो आता है, सपोज अभी ये वाली काऊ है उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इस वाली काऊ को प्रॉब्लम हो रही है, अ, तो इंसेमिनेशन करवानी है हमें, मतलब ये वाली कौवा है, अब इसने ओवुलेट कर दिया है, तो चलो जी अब इसको इंसेमिनेट करवाते हैं, तो बार बार वेट को बुलाना पड़ेगा, राइट? तो उससे भी हमारा क्या होगा कि अगर हमने एक टाइम पे करवा दिया, तो वेट का भी हमारा कॉस्ट जो है वो कम होगा, राइट? हम एक ही बार बुलाएंगे उनको, ठीक है, जितनी भी सेमेन सर्विसेज करवानी है, राइट? तो इस हिसाब से होगा। फिर इट शॉर्टन्स द कार्विंग इंटरवल एज अलोज फीमेल्स टू कंसीव अर्लियर, तो फीमेल इसमें कंसीव भी जल्दी करती है, ठीक है। फिर ज़्यादा यूनिफॉर्म काफ क्रॉप होती है, क्योंकि ना हमारे जो आगे, अगर हमारे पास काउज है जो सेम टाइम पे कंसीव कर रही है, तो उनकी बच्चों की एज भी सेम होगी, तो हमारे पास ना एक जो ग्रुप आएगा, न्यू ग्रुप जो आएगा, न्यू बैच जो आएगा, वो सेम एज का आ जाएगा, राइट? तो उसमें हमें आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद इट एनेबल्स द डेयरी फार्मर्स टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ईयर अराउंड, तो जल्दी जल्दी अगर वो मेच्योर होंगी, जल्दी जल्दी मिल्क प्रोड्यूस होगा, तो ऑल अराउंड द ईयर हमारे पास डेयरी फार्मर्स के पास क्या आ जाएगा, मिल्क आता रहेगा। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या होगा, इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें मैनेजमेंट बहुत लगती है, स्किल बहुत लगती है, और सिंक्रोनाइज टाइम में करने में क्या होता है, स्किल लगती है। इट ऑल्सो हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग न्यूट्रिशन एंड हर्ड हेल्थ, तो न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, जो हर्ड की हेल्थ को मेंटेन करना है, ठीक है, उस ग्रुप जो बैच है हमारे पास उसकी हेल्थ को मेंटेन करना है, उसके अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और ये जो है ना नॉन साइक्लिंग फीमेल्स में नहीं काम करता, ठीक है। जो एनिमल्स सीजनल होते हैं,
उनको आप नहीं, मतलब सीज़नल नहीं होते, उनको आप नहीं कर सकते हो सिंक्रोनाइज़, ठीक है? तो आपको मैंने ये नहीं बताया ना कि कौन-कौन से एनिमल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो एस्ट्रस साइकिल होता है ना, इसके अंदर मोनेस्ट्रस भी हो सकते हैं, पॉलिएस्ट्रस भी हो सकते हैं एनिमल्स, और सीज़नल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप देखो मोनेस्ट्रस, तो वो होते हैं जो एक टाइम साइकिल आता है उनका साल में। पॉलिएस्ट्रस होता है कि बड़ी ज़्यादा बार उनका साल में साइकिल आता है। और सीज़नल होते हैं, वो ना किसी किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही करते हैं। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म सीज़नल है तो आप उसको कैसे सिंक्रोनाइज़ करोगे? ठीक है ना? अगर उसको वही क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, वही टाइम चाहिए, तो आप उसको सिंक्रोनाइज़ नहीं कर सकते हो। तो सीज़नल एनिमल्स के केस में ये जो सिंक्रोनाइज़ेशन ऑफ ईस्टर साइकिल है, ये इतना हेल्पफुल नहीं होता है जब आप जीएनआरएच, पीजीएफ2 या ब्रिड का प्रयोग करते हैं। सो दिस वाज़ आवर टॉपिक, और इतना ही टॉपिक है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।